ओम शिवा, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। आज से हम एक छोटी सी सीरीज शुरू कर रहे हैं जो हमारा साधना मार्ग में से स्कैनिंग विद्या निकल के आई है। उसमें बहुत ज्यादा जो अहमियत दी जाती है वह हमारे केतु बाबा को, केतु ग्रह को दी जाती है। क्योंकि जितने भी साधक हैं पूरे संसार में, उनको अगर ग्रहों की दृष्टि से देखा जाए तो मूल ग्रह जो निकल के आता है वह केतु आता है। ज्ञान के आधार पर ये समझिए कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की चिंता है, भय है या कष्ट है, भले शारीरिक हो, आर्थिक हो, मानसिक हो, अगर वह आपका पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, या ऐसा समझिए कि जो भी कष्ट है उसका सॉल्यूशन आपको समझ में ही नहीं आ रहा है, और बहुत सारे विद्वानों का सानिध्य भी आपने प्राप्त कर लिया है, स्वयं में भी बहुत सारी विद्याओं का आप ज्ञान रखते हो, ज्योतिष विद्या में भी बहुत ज्यादा जो है आप दूसरों को सलाह जो देते हो, दूसरों को जो उपाय देते हो, वह उपाय आपके ऊपर रत्ती भर भी फर्क नहीं डालते हैं। तो आपको सर्वप्रथम जो है यह देखना पड़ेगा कि केतु ग्रह आपको क्या समझाना चाह रहे हैं। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा कि जीवन में अगर बहुत ऊंचाइयों पे जाना है तो उसके लिए मात्र एक ही ग्रह है, उसका नाम है केतु। हमारे स्कैनिंग विद्या में एक छोटा सा मार्ग निकलता है कि जिस भी ग्रह के बारे में जानना हो उसको प्रमुख रख दो, यानी कि उसको लगन में बिठा दो। तो अब आपने क्या करना है, जैसे कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पर एक कुंडली बनी हुई है। आपके पास अपनी लगन कुंडली होनी चाहिए। लगन कुंडली के लिए आपके पास फुल और एक्यूरेट डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ होनी चाहिए। उसके पश्चात ही कोई भी लगन कुंडली बनवाती है। अपनी लगन कुंडली बना लीजिए। उसके पश्चात यह देखिए कि आपकी लगन कुंडली में केतु किस भाव में बैठे हैं और वहां पर क्या राशि नंबर लिखा है। इसके बाद आपने एक नई कुंडली बनानी है और आपकी लगन कुंडली में केतु बाबा जहां बैठे हुए थे उस राशि नंबर के साथ में, जैसे कि यहां पर आप कुंडली देख रहे हो, केतु लगन में हमने बिठाए हुए हैं, तो आप भी लगन में बिठा लीजिए। उसके पश्चात जैसे कुंडली चलती है ऐसे, तो आपने भी जैसे लगन कुंडली में केतु बिठाए, अब उसके पश्चात यहां जो भी अमुक राशि नंबर है वो लिखने के पश्चात आगे राशि नंबर लिखते हुए जहां जहां ग्रह बैठे हुए हैं वह आपने बिठा लेने हैं। केतु कुंडली बनानी इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे को केतु को प्रमुख रखना है। अब जिनको बहुत ज्यादा अभ्यास है वह गणना तो बगैर इसको बनाए हुए भी कर सकते हैं, लेकिन प्रार्थना रहेगी यह नींव वाला ग्रह है, इसको सबसे पहले ही प्रसन्न किया जाना चाहिए, इसको भी और इनके इष्ट देव को भी। तो अब आप ये बना लीजिए और प्रार्थना रहेगी। यहां पर यह बात ध्यान रखिएगा कि यहां पर 1, 5, 7, 9 और जो 12 जो लिखे हुए हैं, अंक जो लिखे हुए हैं, यह है दृष्टि केतु बाबा की। अब बहुत सारे जो अब नए बच्चे हैं, पता नहीं कैसा समय आ गया है, वह कोई भी वक्री ग्रह होता है और खास तौर से केतु और राहु की 12वीं दृष्टि बिल्कुल नहीं गिनते हैं। यह बात हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी ग्रह अगर वक्री है, जितने समय के लिए वक्री है, जैसे ये तो परमानेंट रहते हैं, तो वह अपने से एक भाव को पीछे मुड़कर देखता है और उस भाव को निखारने का प्रयास करता है। लेकिन यह भी नियम है कि वह ग्रह अच्छी पोजीशन में होना चाहिए, मंदा नहीं होना चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए।
उससे आने वाली ऊर्जा बड़ी संतुलित और पॉजिटिव बनी रहनी चाहिए, तो ही वह अपने से एक भाव पीछे को निखारना शुरू कर देता है। नहीं तो जैसी ऊर्जा होगी वैसा फल देगा। यहां तक आप समझ गए हो। अब आपने यह देखना है कि आपकी लगन कुंडली में केतु जहां पर बैठे हुए हैं, मान लीजिए आपके लगन कुंडली में केतु बैठे हुए हैं आपके 9th सेक्शन पे, आपकी लगन कुंडली में, ये आपका है 9वां भाव। आपने हमेशा यह सूत्र याद रखना है कि लगन कुंडली में केतु ग्रह जहां पर बैठे हुए हैं वह यह चाहते हैं कि सारा कार्यभार तुम मुझे सौंप दो, कभी भी इस बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तो मैं स्वयं ही ठीक होना शुरू हो जाऊंगा। तो सूत्र के आधार पर क्या कहा जा सकता है कि कभी भी अपने आप को अभागा घोषित नहीं करना है। यहां से आपके पिता भी जो है देखे जाएंगे और आपके जो प्रारब्ध में जो पुण्य फल जो आप साथ में लेके आए हो वह भी देखा जाएगा। तो कभी भी इस प्रकार की चर्चा कहीं भी नहीं करनी है कि भाग्य मेरा साथ नहीं देता है। और खास तौर से इस बात में कि मैंने बहुत सारी चीजें करी हैं, पॉजिटिव करी हैं, लेकिन मेरा जो है भाग्य सेक्शन हमेशा डैमेज ही बना रहता है। ये आपके केतु को बहुत ज्यादा खराब कर देगा, क्योंकि इनके पास मुख नहीं है, वाणी नहीं है, इनके पास हृदय की शक्ति है। तभी ही यह मोक्ष और उससे भी आगे वाली स्टेज यानी मुक्ति दिलवा सकते हैं किसी भी जातक को। अब आपने यहां देखना है कि यहां पर जो है राशियां लिखी हुई हैं, ये राशियां हैं 1 मंगल, 2 नंबर शुक्र, 3 बुध, 4 चंद्रमा। कर्क राशि मतलब 5 नंबर लिखा तो सूर्य के पास है, 6 बुध, 7 शुक्र, 8 मंगल, 9 गुरु, 10 शनि, 11 शनि और 12 मीन, यानी मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, ये है उसके स्वामी। अब आपने एक चीज सूत्र और समझ लेना है। यहां पर हम जो चर्चा करेंगे 2 सूत्रों की करेंगे। पहला सूत्र हमने करा है कि जहां पर लगन कुंडली में केतु बाबा बैठे हुए हैं उस विषय के बारे में बिल्कुल भी ना तो चर्चा करनी है, उससे संबंधित जो कारकत्व हैं उनके बारे में ना तो चर्चा करनी है, और बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठ जाना है, क्योंकि उसका रिजल्ट तभी केतु देव दे पाएंगे। बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। दूसरा सूत्र यह समझ लीजिए कि केतु बाबा जब आप लगन कुंडली इस तरीके से केतु कुंडली बना लोगे तो इनके पास आएंगी 4 दृष्टियां। पहली आएगी 5वीं, दूसरी आएगी 7वीं, तीसरी आएगी 9वीं और चौथी दृष्टि आएगी 12वीं, और स्वयं में बैठे में लगन में। इनके साथ में आपकी कुंडली में जो आपने केतु कुंडली बनाई है, अगर कोई ग्रह बैठे हुए उसको नोट कर लो, नहीं कोई ग्रह बैठा हुआ तो वहां पर जो राशि नंबर लिखा वो नोट कर लीजिएगा। उसके पश्चात ये देखिए कि वहां से पंचम भाव में यानी कि आगे 5th सेक्शन में कोई ग्रह बैठा हुआ है उसको नोट कर लीजिए। अगर नहीं बैठा हुआ है तो वहां पर जो राशि पड़ती है उसको नोट कर लीजिए, और चार्ट में से देख लीजिएगा कि उसका स्वामी कौन है। तो दोनों ही आधार पर आपको ग्रह पता लग जाएगा, ये भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। अगर ग्रह बैठा हुआ है तो ग्रह को प्राथमिकता देनी है, और ग्रह नहीं बैठा हुआ है तो ही वहां पर जो राशि नंबर लिखी है फिर उसका जो ग्रह बनता है उसको नोट कर लेना है। यही 7वें सेक्शन में करना है, यानी केतु कुंडली में आगे से बिल्कुल सामने। प्रार्थना रहेगी राहु को काउंट नहीं करना है। यही चीज 9वें सेक्शन में करनी है, यानी केतु से जो 9वीं दृष्टि पड़ेगी। उसके पश्चात यही आपने क्या करना है, केतु कुंडली में जो है केतु से एक भाग पीछे में कौन कौन से ग्रह बैठे हुए, नहीं बैठे हुए, तो वहां पर राशि नंबर कौन सा आता है और उसका स्वामी कौन सा है। प्रार्थना रहेगी, पुनः स्मरण करवाना चाहता हूं कि हमारे को केतु कुंडली बनाने से हमने जब केतु को प्रमुख लेके आए हैं तो ये बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए ही इस कुंडली का निर्माण करना है, क्योंकि यह आपकी आंतरिक भावना से, आंतरिक क्रियाकलापों से, मन की आंतरिक भावना से आपको पकड़ लेंगे।
दृष्टि है नहीं, वाणी नहीं है, सेंसेस के थ्रू ये आपको पकड़ लेंगे। एक प्रकार से समझिए कि ग्रह की आंखें नहीं है लेकिन फिर भी वह देख लेता है भावना के आधार पर। तो बहुत बड़ा सॉल्यूशन केतु के संदर्भ में तभी मिलने लग जाएगा जब केतु कुंडली आप बना लोगे। अब आपने ध्यान रखना है कि आपके ही कर्म ऐसे हैं, उनको स्वीकारते हुए, यानी कि हमारे पूर्व जन्म के जो कर्म है जिसके आधार पर संचित कर्मों में से हमने प्रारब्ध चुना है, और प्रारब्ध क्या हो गया कि अच्छा भी कर्म है बुरा कर्म, ये जो समय समय पे धूप छांव की भांति हमारे को असर डालेगा ही डालेगा। तो कुछ गलतियां हुई होंगी या कुछ अधूरे कर्म हुए होंगे तो ही केतु हमारा किसी ग्रह के साथ में बैठा हुआ है या अमुक राशि के ऊपर बैठा हुआ है जब हमारा जन्म हुआ। कोई हमारा कार्मिक लेयर ही होगी जो अपनी पांचवी दृष्टि से यहां पर जो राशि नंबर है उस अमुक ग्रह के घर को देख रहा है, या जो ग्रह यहां पर बैठे हुए हैं उनको सीधे तौर पर देख रहा है। यानी ये अधूरा हिसाब को क्लियर करना चाहता है। ऐसी गणना जो है हमारे को स्कैनिंग विद्या के अनुभव में देखने को मिली। तो ये सूत्र भी आप यहां पर लगा लीजिएगा। ये जो 5 सेक्शन है, यानी केतु कुंडली में लगन, पंचम, सप्तम, नवम और यह आपका द्वादश भाव 12th सेक्शन। सबसे पहले तो क्या करा जाता है, कहीं भी कोई भी ऐसी बात हो जाती है कि जहां पर दो पक्ष इस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि देखिए आपने गलती करी है और मेरा इतना भुगतान बनता है। जो दूसरा पक्ष है जिससे गलती हुई है वह भी अपनी गलती स्वीकार कर लेता है और उसको भी अपनी समस्या बताता है कि देखिए मेरे से गलती जरूर हुई है लेकिन अभी मैं आपका भुगतान करने के प्रति इतना सामर्थ्यवान नहीं हूं। तो वहां पर बीच बिचाव करने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को लेके आना पड़ता है जो जिसकी वाणी का इतना महत्व हो कि दोनों पक्ष उसको स्वीकार करें और एक बीच का सॉल्यूशन निकालें। तो स्कैनिंग विद्या में हम क्या करते हैं कि यहां पर आपने समझ लिया कि हमारे पास ये 5 सेक्शंस आ गई है। पहला, 5वां, 7वां, 9वां, 12वां। या तो ग्रह देखिए यहां ग्रह कौन सा बैठा हुआ, नहीं तो राशि नंबर देखिए। उसके अलावा किसी सेक्शन को छेड़ने की जरूरत नहीं है केतु कुंडली में। क्यों? क्योंकि हम जो जिस भाग में अभी ये चर्चा कर रहे हैं उसके अनुसार ये बेसिक है। अब महादेव भोलेनाथ ही ऐसे हैं जहां पर सभी लोग प्रेम से और समानता से जो है रहन बसन करते हैं। तो हमने क्या करना है, जो ग्रह है उनकी संबंधित चीजें अगर कोई ग्रह बैठा हुआ है वह इकट्ठी कर लेनी है। अभी मैं आपको प्रार्थना करूंगा, आप नोट कर लीजिएगा। और अगर ग्रह नहीं बैठा हुआ है तो जो जो राशियां हैं यहां पर, मान लीजिए केतु बाबा जहां देख रहे हैं वहां को ग्रह ही नहीं है, राहु को छोड़ दीजिएगा, प्रार्थना रहेगी। तो जो राशियां जो पड़ेंगी उनसे जो ग्रह बनेंगे वो नोट कर लीजिए। यह सारी सामग्रियां आपने केतु बाबा के 2 दिनों को काउंट करते हुए या तो बुधवार चुन लीजिए या फिर जो है आप शनिवार को चुन लीजिए। शाम का जो सूर्य अस्त का जो समय है उसको नोट कर लीजिएगा। उससे पहले पहले यानी शाम की जो संध्या होती है मंदिर में, उससे पहले पहले आपने अमुक ग्रहों की या जो राशियां जो पड़ेंगी उससे संबंधित जो उसके स्वामी ग्रह हैं उनकी जो सामग्रियां हैं वो इकट्ठी करनी है और शिव मंदिर में रख के आनी है। महादेव को प्रणाम करके आना है इस भावना के साथ कि हाँ ये जो अमुक सामग्रियां हैं मैं आपको समर्पित करता हूं। तो उससे केतु बाबा संतुलित होना शुरू हो जाएंगे और आपके जीवन में आपकी नींव मजबूत होनी शुरू हो जाएगी। भले ही आपके ऊपर किसी ने कोई ऐसी मैली तंत्र क्रिया करवा रखी हो, भले ही आपके खान पान की गलत आदतों के कारण कुछ शारीरिक कष्ट आपको बन गया हो, कोई भी एक ऐसी स्थिति साथ में बन गई हो जिससे आपकी बहुत ज्यादा लाइफ में डिस्टर्बेंस हो गई है, उसका सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, तो उसका सॉल्यूशन है केतु बाबा के पास। अब आपने क्या करना है, सामग्री समझ लेनी है। प्रार्थना रहेगी या तो 7 बुधवार समझ लीजिए या 7 शनिवार। किसी भी बुधवार से प्रारंभ करते हुए बीच में रुकना नहीं चाहिए, 7 बुधवार लगातार। और अगर शनिवार से प्रारंभ करते हैं तो 7 शनिवार लगातार। मंगल की सामग्री रहेगी
100 ग्राम अगर ले सकें तो या तो गुड़ ले लीजिए या जो लाल मसरी की जो दाल होती है वो ले लीजिए। शुक्र के लिए आप क्या ले सकते हैं, सामान्य बाजार में मिलने वाला छोटा दही का पैकेट। बुध के लिए क्या ले सकते हैं, बुध के लिए ले सकते हैं साबुत हरी मूंग, वो ले सकते हैं आप 100 ग्राम। चंद्रमा के लिए आप क्या ले सकते हैं, चंद्रमा के लिए आप ले सकते हैं 100 ग्राम चावल। लेकिन प्रार्थना रहेगी अगर आपकी सामर्थ्य है तो कम से कम 500 ग्राम चावल लीजिएगा। ये दालें आपकी 100 ग्राम चल जाएंगी, लेकिन यहां अगर आपकी सामर्थ्य है तो चावल आप लीजिएगा कम से कम 500 ग्राम। ज्यादा भी ले सकते हैं, कोई इसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं फेस करनी पड़ेगी। सूर्य जो है, सूर्य के लिए आपने गेहूं का आटा लेना है। साबुत गेहूं के लिए मेरी प्रार्थना रहेगी, क्योंकि अब समय ऐसा चल गया है कि साबुत गेहूं का जो प्रोसेस है थोड़ा सा लंबा पड़ता है, क्योंकि महादेव के आप मंदिर में जाएंगे, शिवलिंग को स्पर्श नहीं कराना है, प्रणाम करना है और वहीं पे रख के और घर वापस आ जाएंगे। तो आटा होगा वो तुरंत प्रयोग में, महादेव की इच्छा अनुसार जिसके भाग्य को होगा वो सारी सामग्री वहां पहुंच जाएगी और केतु आपके थोड़ा सा संतुलित होना शुरू हो जाएंगे कि हाँ, मेरी दृष्टि जहां जहां बनी हुई थी वह ग्रह महादेव के उसमें पहुंच गया है, महादेव के सानिध्य में पहुंच गया है। अब वहां पर मेरा कोई काम नहीं है, भोलेनाथ देखेंगे कि क्या करना है। उसके पश्चात बुध जो है पुनः वही हरी साबुत मूंग, दही और उसके पश्चात मंगल के लिए लाल मसरी, गुरु के लिए 100 ग्राम चने की दाल, शनि के लिए यहां पर 2 हैं राशियां, मकर और कुंभ। शनि के लिए 100 ग्राम साबुत काली उड़द और गुरु के लिए पुनः 100 ग्राम चने की दाल आप रख के आइएगा और आपको यह देखने को मिलेगा कि हां, अब ऐसा अंदर से महसूस होने लग गया है कि संभवतः परिवर्तन का समय आ गया है। यह बात ध्यान रखिएगा, पहले हमें स्वीकार करना पड़ेगा। अगर आपका संकल्प आंतरिक रूप में बहुत ज्यादा मजबूत नहीं होगा तो फिर यह ग्रह आपको पकड़ लेगा कि नहीं, आपने दिल से दान नहीं करा। एक प्रकार से ग्रहों को आपने महादेव के सानिध्य में भेज दिया है और प्रार्थना करिए, महादेव हम प्रस्तुत हैं, आप आदेश करिए कि क्या करना है, हमारा मार्गदर्शन करिए। अब ये केतु का ये जब चीज करनी शुरू करोगे तो कुछ बातों का आपने ध्यान रखना है जिससे केतु आपका कभी खराब नहीं होगा। सबसे पहले आपने ध्यान रखना है, प्रायः क्योंकि युग ऐसा चल रहा है, सुविधाएं हमारे यहाँ एलपीजी की, चूल्हे पे रोटी बनाते हो ना आप, एलपीजी वाला जो चूल्हा होता है, तो जब भी आप रोटी बनाएंगे प्रार्थना रहेगी कि तवे पे ही उस रोटी को सेकना है। जो आप तवा हटाकर चिमटे से सीधा गैस के ऊपर रोटी को फुलाते हो, यह केतु सड़ने लग जाता है और परेशानी आपको आंतों की हो सकती है, उदर की हो सकती है। कुछ ऐसे जो रोग हैं जो बहुत लंबे समय के बाद प्रकट होते हैं, जैसे कि कैंसर हो गया, जैसे कि कोई भी अन्य वायरस हो गया जो अंदर ही अंदर पनपता रहता है और लास्ट में जाके उजागर होता है, वह इसलिए क्योंकि केतु सड़ने लग रहा है धीरे धीरे। तो प्रार्थना रहेगी किस बात के लिए कि कभी भी आपने रोटी बनानी है और एलपीजी वाला सिस्टम आपके यहाँ है तो एक कपड़े की सहायता से तवे के ऊपर ही रोटी को दबाते हुए रोटी को फुलाने का प्रयास करें, सेकने का प्रयास करें। डायरेक्ट फ्लेम के ऊपर कभी भी रोटी को नहीं फुलाएं। अगर आप शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से भी देखेंगे तो भी यह जो गैस है एलपीजी, ये बहुत ज्यादा हानिकारक होती है और इससे केतु बाबा बहुत ज्यादा खराब होते हैं। ये हमने साधना में बहुत ज्यादा प्रत्यक्ष अनुभव करा है। उसके पश्चात आपने यह देखना है, सूत्र समझ लीजिए कि आपका घर है, सीमेंट वाले घर में आप रहते हो, चूने वाला घर है तो वहां यह सूत्र लागू नहीं होगा। तो सीमेंट की एक प्रॉपर्टी समझ लीजिए कि सीमेंट करता क्या है, जो भी आपकी आंतरिक भावना है, जो भी शारीरिक कलेश है,
जो भी आप वचन निकालते हो, जो भी नेगेटिविटी सोचते हो, वह आपके घर की दीवारें हैं उस ऊर्जा को ग्रहण कर लेती हैं। जब उस ऊर्जा को वो ग्रहण कर लेती हैं तो वही 24 घंटे आपको सप्लाई मिलती है। समझे? इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखा करिए कि यह एक प्रकार का संरक्षण स्थान होता है आपका सीमेंट का घर। यहाँ जितना ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी रहेगी, जितना ज्यादा खुशहाली रहेगी, जितना ज्यादा छोटे छोटे बच्चों की खिलखिलाने की आवाज आएंगी, जितना ज्यादा मधुर जो है आपका आपसी जो है प्रेम की सद्भावना रहेगी, तो वह ऊर्जा आपके दीवारों में बैठेगी और वही आपको वापस सप्लाई होगी। इसलिए हमारे को एक सूत्र जीवन में जरूर अपनाना चाहिए कि हमारे जीवन में जो पर्सनल लाइफ है और प्रोफेशनल लाइफ है उसकी एक सीमा रेखा खींची होनी चाहिए, हमें खींचनी आनी चाहिए। अब क्या चीज है ये नेगेटिव केतु जो है, अब आपने रोटी का समझ लिया। अब हमारे को क्या करना है, जो हमारे सीमेंट ने एब्जॉर्ब कर ली है इतने वर्षों से, आज हमें पता लगा है कि ये तो हम अनजाने में बहुत बड़ी गलती करते आ रहे हैं, उस दीवारों में से ऊर्जा कैसे निकालनी है। अब आपने रोटी समझ ली कि रोटी हमारे को कभी भी गैस पे फुलाकर नहीं ग्रहण करनी है, इससे केतु बाबा भी खराब होते हैं और शारीरिक जो है हमारे को कष्ट भी भोगने पड़ सकते हैं। अब आपने रात के समय जब सूर्य अस्त हो जाएगा तो गेहूं वाली जो सामान्य जो रोटी बनती है हमारे घरों में, 2 रोटी लास्ट के समय में, मतलब जब सभी परिवार के सदस्यों के लिए रोटी बन जाएगी तो 2 रोटी हमने, जो हमारे स्ट्रीट डॉग होते हैं, जो हमारे घर से बाहर रहते हैं, स्ट्रीट पे रहते हैं, सड़क पे रहते हैं, स्ट्रे डॉग्स जिनको बोलते हैं, तो उनके लिए 2 रोटी बनानी है। लेकिन आपकी जो रोटी पूर्णतः पकी हुई होती है, उनकी रोटी थोड़ी सी कच्ची रहनी चाहिए। कैसे कि जैसे कि आपने रोटी बनाई, तवे पे डाली, बबल्स आ गए, पलट दी और थोड़े ही समय में पूर्ण पकने का इंतजार नहीं करा, थोड़ी थोड़ी रोटी कच्ची रही, तो 2 रोटी आपने बना दी। थोड़ा सा कच्चापन होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा कच्चापन रहेगा तो वह जो रोटी होगी धीरे 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 जो है आपके घर में से, आपके शरीर में से, जो आज तक का कितने भी वर्ष पुराना जो ये नेगेटिव केतु बैठा हुआ है, उसकी एनर्जी को खींचने लग जाएगी और सुबह तक उस रोटी में स्टोर कर लेगी। प्रार्थना रहेगी कि यह रोटी पूरी रात भर पूर्णतः अंधेरे में रहनी चाहिए। अब अंधेरे में हम कैसे रखेंगे, या तो हम उसको कैसरोल में रखेंगे और इसको किसी भी प्रकार से मोड़ना नहीं है, इसमें बुद्ध की शेप यानी गोल शेप बनी रहनी चाहिए, मोड़ना नहीं है। लेकिन अगर इसको कैसरोल में रखते हो तो कैसरोल इसके लिए ही चुना जाना चाहिए, यानी कि उसमें कोई भी चीज और नहीं रखनी है। फिर उसके लिए केतु बाबा की जो रोटी होगी, स्ट्रीट डॉग की जो रोटी होगी, उसके लिए रिजर्व बना रहेगा। नहीं तो किचन की स्लैब पे ही एक कपड़ा रखिए, 2 रोटी रखिए, उसमें कोई घी वगैरह कुछ नहीं लगाना है और ऊपर से कपड़ा ढक दीजिए, जिससे कि पूर्णतः अंधेरा छा जाए दोनों रोटियों के ऊपर। और सूर्य अस्त के पश्चात ही आपने कार्य करना है, ऐसा नहीं कि हमने दिन में बना के रख दी थी, नहीं, तब यह ऊर्जा नहीं खींच पाएगा। अब प्रातः समय आपने उठना है, जिस अवस्था में आप हो उठना है, कोई ऐसा इसमें कोई भी नियम नहीं है कि स्नान ही करना है या बहुत ज्यादा कुछ आपके कुछ नियम है कि उसके पश्चात ही हम ऐसा करते हैं। कि किचन में कईयों परिवारों के यहाँ नियम है कि हम किचन में बगैर स्नान किए प्रवेश नहीं करते हैं, तो फिर वो रोटी किचन से बाहर कहीं स्थान पे आप रख दीजिएगा, पूर्णतः ढक के, अंधेरा होना जरूरी है। अब यह भी याद रखिएगा कि पूर्णतः जो रोटियां जो रखी हुई हैं वो सारी केतु के एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लग जाएंगी धीरे धीरे, और इसका रिजल्ट्स आपको 72 घंटे के पश्चात धीरे धीरे देखने को मिल जाएगा। अब थोड़ी सी रोटियां रात भर रखी हुई हैं, थोड़ा सा उसमें सूखापन भी आ जाएगा, तो आपने एक नियम बनाना है कि आपके घर में दूध भी होना चाहिए। अब आपने रोटी लेनी है, जो भी पात्र है आपके यहाँ उसमें आपने, और प्रार्थना रहेगी क्योंकि ये रोज आप करना है, आपने कम से कम 51 दिन तक आपने करना ही करना है, तो एक अलग से बर्तन आप ले आइएगा केतु बाबा की सेवा के लिए, स्ट्रे डॉग्स हैं उनकी सेवा के लिए, उसमें रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करिए। और जो खाने वाली चम्मच होती है आपकी, जिससे सामान्यतः जो घर में आप प्रयोग करते हो, 5 से 7 चम्मच दूध लीजिए और उन रोटी के ऊपर डाल दीजिए। उसके पश्चात आपको 5 से 7 चम्मच का एक अभ्यास हो जाएगा, तो अंदाजन आप अपना दूध निकाल लिया करोगे। एक प्रकार से हमें कहेंगे कि दूध की हमने छींटें डाली हैं, जिससे जो सूखी रोटियां थोड़ी सी वह तर होने लग जाए। उसके बाद केवल स्ट्रे डॉग्स को आपने वह रोटी खिलानी है,
वह स्ट्रे डॉग जब आपके घर की रोटी खाने लग जाएगा तो वह बहुत दूर से भी पहचान लेगा कि वहां पर नेगेटिव केतु बैठा हुआ है। यह याद रखिएगा कि प्रकृति के पास पॉजिटिव जो केतु होता है वह दो ही होते हैं। पहला पॉजिटिव केतु वह होता है जिसको गुरु परंपरा में गुरु बाबा ने, जो उसके गुरु तत्व हैं, उन्होंने साधना मार्ग पे डाला हुआ है। तो वह अगर आपके घर में आके भोजन करता है या वह आशीर्वाद देता है या उसका प्रवेश आपके घर में होता है तो आपका नेगेटिव जो केतु है वह संतुलित होकर पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा और भर भर के आपको लाभ देगा हर प्रकार से। दूसरा जो पॉजिटिव केतु प्रकृति का होता है वह होता है डॉगी या ऐसा कोई भी जीव जो आपके प्रति बहुत अधिक प्रेम, स्नेह और वफादारी रखता है। यह भी ध्यान रखिएगा कि कुत्ता जो होता है वह केतु में नहीं आता है। उसकी जो ভাवना है आपके प्रति प्रेम है, वफादारी है, लेकिन कुत्ता जो है वह इसी का सूचक है, तो इसलिए हम उसको केतु में गिनते हैं। वह जो कुत्ता है जब बाहर जाके अपना फ्रेश होगा, दिन भर खाएगा, उसके बाद अगले दिन जब सुबह फ्रेश होगा तो आपके नेगेटिव केतु को आपके घर से दूर जाकर बाहर जाके निकाल देगा। अब यह भी याद रखिएगा कि जिनके घरों में श्वान है, डॉगी है, सेवा करते हैं, तो वह रात वाली रोटी उसको मत दीजिएगा, क्योंकि वह जो डॉगी है, वह जो आपका जो पेट है, वह पुनः घर में ही आएगा। इससे केतु पुनः लौटकर वापस आपके आ जाएगा। तो यह जो सेवा है, रोटियों वाली जो सेवा है, इससे आपको हर प्रकार से लाभ मिलेगा ही मिलेगा। कैसी भी आपके प्रति क्रिया कर दी गई हो, कैसी भी बीमारी हो, धीरे धीरे उसका सॉल्यूशन स्वयं चल के आपके पास आना शुरू हो जाएगा। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। अब अगला जो भाग, जैसे कि ये पहला भाग है, अगले भाग में हम केतु को 2 ग्रहों के साथ जोड़कर देखेंगे, जिससे कि जो भी जातक बहुत ज्यादा साधना मार्ग में है, मंत्र साधना करना चाहते हैं, ज्योतिष विद्या में है, वास्तु का कोर्स कर रहे हैं, न्यूमरोलॉजी का कोर्स कर रहे हैं, या किसी भी प्रकार से किसी विधा में है और स्वयं के जीवन में उनको उतना लाभ नहीं मिल पा रहा है, जबकि उनकी फीस भी बहुत ज्यादा कम है और बहुत अच्छा बताते हैं, समय भी बहुत ज्यादा देते हैं, तो उसमें हमारे को केतु को लगन में बिठाकर यह देखना पड़ेगा कि मंगल और गुरु 2 ग्रह केतु कुंडली में कहां पर बैठे हुए हैं और उनका सॉल्यूशन क्या है। उसके पश्चात बहुत ज्यादा आपका सोशल नेटवर्क भी इंप्रूव होने लग जाएगा और बहुत ज्यादा सफलता भी आपको मिलेगी और हर क्षण आपके जीवन में प्रसन्नता बनी रहेगी। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता।